आप सब आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, लिख रहे होंगे। तो गाइस लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का ऊपर न्यूमेरिकल देखा हमने। आज हम देख रहे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2 दैट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, पूरा सिनारियो देख लिया इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल। आज देखने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज माय बॉइलिंग पॉइंट। अब एक बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप चाहे तो लिख सकते हैं खुद की ओन, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए सिर्फ के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? आपने बोला कि कोई बर्तन में हमने पानी लिया, ठीक है, ये पानी है लिक्विड, सपोज करो आपने नीचे से बर्नर लगाया, इसको हीट किया, फिर ये बॉइल होने लगा। सपोज करो ये वाटर है, ये कितने टेम्परेचर बॉइल होता है? कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जिस टेम्परेचर का आपका वाटर बॉइल होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसकी सिंपल डेफिनेशन बना सकते थे कि जिस टेम्परेचर पे अगर आपका कोई लिक्विड बॉइल होता है उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल इज नोन एज इज बॉइलिंग पॉइंट। पर बोर्ड साइंटिस्ट ने बोला कि ऐसा नहीं चलता है। आपका लिक्विड बॉइल कब होगा? तो उन्होंने बोला कि आपका लिक्विड सबसे पहले ड्यू टू हीटिंग होने के कारण जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो पहले क्या होगा? वेपर्स बनेंगे। ये वेपर्स बन के बाहर आएंगे, ये वेपर्स बन के क्या आएंगे? बाहर आएंगे और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अगर ये खुले बर्तन में करूं तो क्या होगा? ये प्रेशर किसके ऊपर एक्सर्ट करेगी? यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये वेपर्स बन के आ रहे हैं, ये वेपराइज हो रहे हैं और इन वेपर का क्या है? प्रेशर। पर ध्यान रखना कि लिक्विड कब बॉइल होगा? पहले वेपर का जो आपके वेपर के जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर जाके वेपराइज होंगे और इनका जब प्रेशर होता है वो प्रेशर किसी से ज्यादा होना चाहिए। अभी खुले बर्तन में कर रहे हो, खुले बर्तन में कर रहे हो, इसका मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है? इस मॉलिक्यूल को नीचे कर देता है, यानी ऊपर आने नहीं देता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हम लेते हैं? 180 हम सबके ऊपर एक प्रेशर दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 180 में। जब तक ये मॉलिक्यूल का वेपर का प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल ना हो जाए, जब तक ये मॉलिक्यूल्स, ये जो आपका लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में आएंगे, ये प्रेशर, इनका प्रेशर और ये एटमॉस्फेरिक का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाएगा, तब तक ये ऐसा आपको कर्व इसमें बॉइल होता नजर नहीं आएगा। तो साइंटिस्ट ने बोला कि सारा खेल बॉइलिंग पॉइंट का वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि जिस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड बॉइल हुआ उस टेम्परेचर में उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि सबसे पहले आप लिक्विड को हीट करो, ये वेपर्स बनेगा, वेपर्स में होता है प्रेशर, इनका प्रेशर, ये वेपर्स में आ रहे हैं तो इनको कोई ना कोई नीचे ढक लेगा, डेफिनेटली कोई ना कोई नीचे ढक लेगा, उसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये वेपर का प्रेशर जब तक इक्वल नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल आपके ऐसे ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे नहीं, वो नीचे सेटल होते जाएंगे। बिकॉज दबाएगा, ऐसे दबाएगा, नीचे रहे, अरे बोलेंगे हमें ऊपर जाना है। तो इनको अगर ऊपर जाना है, इसको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिफ्ट करना है, तो अपना वेपर का प्रेशर इस प्रेशर को क्या करना चाहिए? मैच होना चाहिए। जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैच हो जाएगा, उस टेम्परेचर पे आपको यहाँ पे ऐसा बॉइल होते नजर आएगा। मिल्क पता है ना, मिल्क अगर आपके बीकर में रहता है कब तक रहेगा? जब तक मिल्क के वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल ना हो जाए, वो तब तक इसके अंदर रहेगा। जिस टाइम पे, जिस टेम्परेचर पे मिल्क के वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो गया, ये भी धीरे धीरे मिल्क ऐसा ऊपर आता है, बॉइल होकर। इसी टेम्परेचर के पॉइंट को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिल्क। सिमिलरली वाटर के 100 डिग्री पे ही वाटर के वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाते हैं? इक्वलाइज हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम चेंज करेंगे। हम डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, हम ऐसा नहीं लिखेंगे। हम ऐसा लिखेंगे जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसी को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी डेफिनेशन लिखते हैं। Definition I have written the temperature at which vapor pressure of liquid, this temperature of vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure is called as boiling point। एक आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन लिख लेना, the boiling point of pure liquid। कोई भी अगर आप एक सिंगल लिक्विड ले रहे हो, चाहे सॉलिड हो या सोल्यूट हो, आप एक प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जब भी आप निकालने जाओगे तो उसको आप डिनोट करोगे T0B। T का मतलब टेम्परेचर, B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस। तो ये नॉट का मतलब क्या होता है? वो एक प्योर लिक्विड रहेगा, लिक्विड के अंदर में मिक्सचर वगैरह नहीं रहेगा। नॉट का मतलब एक सिंगल होता है। तो ये आप इतना कॉपी करने की डेफिनेशन, ये बोर्ड में हमें नहीं लिखना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करो। सो गाइस हियर इज द मेन डेफिनेशन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज हो जाना बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज होता है वो हमें देखना है। अब इसमें हम क्या करेंगे? हमें याद करना है कि हमने क्या किया था। राउल्स लॉ पढ़ा था बाय यूजिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मैं ले रहा हूं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसको डालूंगा सॉल्वेंट में। जब आप सॉल्वेंट को हीट कर रहे थे, सपोज करो प्योर वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे आप इसको हीट कर रहे हो पानी को, तो पानी 100 डिग्री पे बॉइल हो रहा है।
जब मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फॉर एग्जांपल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में अगर मैं डालूं तो NaCl डाल देता हूं, NaCl KCl, ये हमारे नॉन वोलेटाइल नॉन इवोपरेट सोल्यूट है। जब मैं नॉन इवोपरेट सोल्यूट इसमें डालूंगा तो ये क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का बढ़ जाएगा कि कम घट जाएगा, वो देखने के लिए हमें पढ़ना है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने पहले बताया कि एलिवेशन का मतलब इंक्रीज हो जाना, इसका मतलब कोई सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और उसमें जैसे मैंने सोल्यूट डाला और सोल्यूट डालने के बाद में फर्दर उसको हीट करके देख रहा हूँ कि क्या सॉल्वेंट पहले 100 डिग्री पे बॉइल होता था, तो क्या सोल्यूट ऐड करने के बाद सच में वो 100 डिग्री बॉइल हो रहा है, क्या वो 200 डिग्री पे बॉइल हो रहा है, ये हमें पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। आइए समझते हैं इसको, सिंपल है। तो मैं लेता हूँ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसको मैं ऐड करके हम स्टडी करने वाले हैं। तो वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हमने देखा है। सपोज करो ये आपका प्योर वाटर है, ये पूरा प्योर वाटर है, प्योर 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 प्योर, दिस इज योर लिक्विड दैट इज कॉल्ड योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट T नॉट B से डिनोट किया 100 डिग्री पे बॉइल होता है। कब बॉइल होगा, जब ये पानी का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा। अब मैं इसमें क्या करता हूं, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालता हूं। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मतलब पता है ना आपको क्या करता है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करता है, वेपर प्रेशर को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। वेपर प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज, यानी आपका जो 100 डिग्री पे जो सॉल्वेंट अगर वेपर प्रेशर बना रहा है 100 डिग्री पे जितने ज्यादा, अभी यहाँ पे सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में, इसके वेपर्स क्या होंगे, ज्यादा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसके वेपर ज्यादा तो इसका प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा। और जैसे मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, वेपर्स क्या हो जाएंगे, कम। तो उसी के ऊपर हमें देखना है कि वेपर्स कम होते तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो जैसे मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट NaCl डाल दिया तो क्या मिल गया मुझे, सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में आपका कंपोनेंट A और B दोनों प्रेजेंट है। कंपोनेंट A आप यहाँ पे ले लो सॉल्वेंट और कंपोनेंट B का मतलब आपका सोल्यूट है। तो चलो मैं आपके B को सोल्यूट को यहाँ पे डाल देता हूँ इस टाइप से। दिस इज योर कंपोनेंट B। अब मैं इसको हीट कर, जब मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने के बाद क्या होगा, सिर्फ वेपर्स ऑफ A कंपोनेंट निकलेंगे, A कंपोनेंट निकलेंगे। और जब A कंपोनेंट निकलेंगे तो ये क्या होंगे, कम रहेंगे, कम वेपर्स में रहेंगे। कम वेपर रहेंगे तो प्रेशर भी क्या रहेगा, कम। बिकॉज कंपोनेंट B क्या कर रहा है, सरफेस पे आके ऑक्यूपाइड कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, खुद आ गया। खुद आने के कारण वेपर्स ऑफ कंपोनेंट A जो हमारे A कंपोनेंट है वो कम हो गए, कंपोनेंट A कम हो गए क्योंकि वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अब प्रेशर कम होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोर प्रेशर बढ़ाने के लिए, बिकॉज हमें क्या करना है, कंपोनेंट A यानी आपका जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर मैच करना है। आपको पता है ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कभी इवोपरेट नहीं होता, इवोपरेट नहीं होता तो उसका बॉइलिंग पॉइंट में क्या रहेगा, कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा नहीं, वो इवोपरेट नहीं होगा, वेपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा। पर जो वोलेटाइल है वो तो डेफिनेटली इवोपरेट होगा। तो हमारा सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल, और सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल। जैसे मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डाला तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या कर रहा है, सॉल्वेंट के एक वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो हमें क्या करना, वेपर प्रेशर डिक्रीज तो प्रेशर क्या होगा, कम। प्रेशर कम तो ये वेपर के प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मोर कंपोनेंट ऑफ ए धीरे धीरे निकल के ऊपर आएंगे और प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसमें ये वेपर ऑफ कंपोनेंट ए यानी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उस कंडीशन को हम बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट। सपोज करो जब प्योर फॉर्म में था इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था, जैसे सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम हो गए, वेपर प्रेशर कम हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीटिंग करना पड़ेगा। ज्यादा हीटिंग करोगे तो मोर टेम्परेचर देना पड़ेगा, मोर टेम्परेचर दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितने से इंक्रीज हो गया, सपोज करो 150 डिग्री सेल्सियस। जब अकेला था तो बॉइलिंग पॉइंट 100, जब सोल्यूट आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 50 से। यानी सोल्यूट ने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कितने से इंक्रीज कर दिया, तो माइनस कर लो 150 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा 50। यानी 50 डिग्री से आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, सोल्यूट इंक्रीज कर रहा है। यही इंक्रीज हुए बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। कीप इन माइंड, आपने एक सॉल्वेंट लिया जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था, उसका वेपर ज्यादा वेपर्स थे तो जल्दी से इसने अपने मोर वेपर्स को निकाल के अपना वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक मैच कर दिया। जैसे सोल्यूट डाला, सोल्यूट ने क्या कर दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज कर दिया। वेपर प्रेशर कम हो गया यानी वेपर्स कम हो गए, प्रेशर कम हो गया। तो कम वेपर्स बने निकलेंगे, यहाँ पे कम एक्सर्ट करेंगे। जिस टेम्परेचर आप इसको हीट करोगे 100 डिग्री पे ज्यादा वेपर प्रेशर निकल रहे थे, वही 100 डिग्री पे इन प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट वेपर प्रेशर क्या निकलेंगे, कम निकलेंगे। तो मैच होने के बहुत टाइम लगेगा। तो आपको भी मैच करना था, आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा। टेम्परेचर जैसे रेज करोगे तो यहाँ से मोर क्या निकलेंगे, आपके सॉल्वेंट निकलेंगे, वेपर्स फॉर्म में आएंगे और एक कंडीशन पे मैच कर लेंगे। जिस पॉइंट पे 30 डिग्री सेल्सियस पे या आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैच हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। कैसे निकालोगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, पहले आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना था,
फिर सोल्यूट के प्रेजेंट में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो देखो सोल्यूट ने 50 डिग्री से क्या कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर दिया, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको निकालेंगे कैसे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना था और बिफोर सॉल्यूशन बनने से पहले सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, इन दोनों का डिफरेंस जो मिल जाएगा ये रहेगा आपका इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, दैट इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। आइए इसको लिखते हैं, कॉपी करेंगे आप इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन आप एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे, डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल लो, ठीक है, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट रहेगा और नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट रहेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालो। एंड जब सॉल्यूशन बनने से पहले सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालो। तो पहले प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से, और सेकंड जब सॉल्यूशन बन जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालो। तो सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस आएगा उस बॉइलिंग पॉइंट को बोलेंगे इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो कैसे लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट एनी कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसको कैसे लिखेंगे, लेट T नॉट बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी अगर आपने पानी लिया है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड Ts विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैंने पानी का अगर 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट निकाला, उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी NaCl डाल देता हूँ। तो NaCl जब पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, और उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालता हूँ सॉल्यूशन बनने के बाद, सपोज मिल गया 150 डिग्री सेल्सियस। तो देख लो यहां से क्लियर, जब सोल्यूट प्रेजेंट, सोल्यूट जैसे सॉल्वेंट में आया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया 150, और जब अकेला था कितना था 100। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देयरफॉर जब सॉल्यूशन में था अकेला था तो इतना, और सॉल्यूशन में आया तो इतना, तो सोल्यूट ने कितने से बढ़ा दिया, तो आप माइनस कर सकते हो Ts माइनस T नॉट बी, डिफरेंस निकाल लो। ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 100 कितना मिल गया 50 डिग्री सेल्सियस। इस 50 हुई डिग्री सेल्सियस से यानी सोल्यूट ने 50 डिग्री से क्या कर दिया, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया, इसी बॉइलिंग पॉइंट को बोलेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो यही हमने डिफरेंस करके निकाला, द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम कैसे निकाले, 50 डिग्री से हमने बढ़ गया तो 50 ये दोनों डिफरेंस को हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मतलब हमेशा ध्यान रखना कितने से इंक्रीज हुआ, 150 में से 100 गए तो बचे कितने 50, तो यहाँ डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो 50 का मतलब दैट इज इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी का मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो इतना कॉपी करेंगे दोनों पॉइंट, और इसको हम ग्राफिकल मेथड से समझने की कोशिश करते हैं। कॉपी करो। We try another way by using graph. Keep in mind non volatile solute, जब भी अगर आप volatile solvent में डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। ये राउट्स लॉ ने हमें बताया, उसी की कंसेप्ट है, पूरा वेपर प्रेशर का खेल ध्यान रखना। तो सपोज करो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ये ग्राफ है टेम्परेचर, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो, डिग्री सेल्सियस वर्सेस ये आपका वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पर रेंज कर देता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा 0। सपोज करो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, आपने लिया प्योर वाटर। तो 27 डिग्री पे प्योर वाटर से कुछ वेपर्स निकलते रहते हैं जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। अगर आपको खुली आंखों से देखना है तो आप कभी जंगल में गए होंगे, चारों तरफ से क्या होता है, पूरे प्लांट लगे होते हैं और बीच में एक हमारा लेक होता है, तो उससे भाप नजर आती होंगी आपको नजर, यानी वो रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे हो रहा है। तो ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पे आपकी हर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। मान लो आपके वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर पे इतना है, ठीक है ना। फिर मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाता हूं, 27 से 50, 60, 70, 80, और ये मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैच करता है वही टेम्परेचर पे आपका लिक्विड बॉयल होता है, उसको बोलेंगे बॉइल। तो अब देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा लिक्विड के क्या बनते जाएंगे, वेपर्स बनते जाएंगे, मोर वेपर्स प्रेशर मोर एक्सर्ट करेगा, धीरे 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 वेपर्स बनते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, और एक समय के बाद ये यहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। जिस पॉइंट पे मैच हुआ आप इसको ड्रॉ कर लो, मैं इसको ड्रॉ करता हूं सीधी लाइन। सपोज करो ये 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपका लिक्विड क्या हो गया, मैं क्या कर दिया, बॉइल कर दिया। तो जैसे 27 डिग्री पे बॉइलिंग वेपर प्रेशर इतना था, जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया वेपर ज्यादा बनते गए, प्रेशर ज्यादा होते गए, वेपर्स बनते गए, और एक एकदम सारे वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट पे मैच हुआ, और उस पॉइंट को ड्रॉ किया, देखा 100 डिग्री पे क्या हो गया आपका प्योर लिक्विड, सपोज करो वाटर है, वाटर क्या हो गया, बॉइल हो गया।
तो मैं इसको डिनोट करूंगा कि प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है T नॉट बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये प्योर लिक्विड में मैंने क्या कर दिया, प्योर लिक्विड था पूरा पानी, कितने डिग्री पे बॉइल हुआ, 100 डिग्री पे। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा। ठीक है ना, 100 डिग्री पे बॉइल हो रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं क्या करता हूँ, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री पे एक बर्तन में सॉल्वेंट देता हूँ, और सॉल्वेंट लेने के बाद इसमें क्या करता हूँ, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NaCl डाल देता हूँ। जैसे मैं NaCl डालूंगा तो NaCl सबसे पहले क्या करता है, NaCl जैसे आपके सॉल्वेंट में आ गया तो वो क्या करता है, वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। ध्यान में रखना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को डिक्रीज कर देता है। तो सपोज करो ये प्योर लिक्विड था, रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री पे इसका वेपर प्रेशर कितना था, इसी लिक्विड में मैंने क्या डाल दिया, सोल्यूट ऐड किया। जैसे सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूट ने क्या कर दिया, वेपर प्रेशर को कम कर दिया, है ना। देखो पहले 27 डिग्री पे कितना था वेपर प्रेशर, प्योर फॉर्म में इतना था। जैसे सोल्यूट ऐड किया मैंने इसमें, वेपर प्रेशर को क्या कर दिया, डिक्रीज। कितना कर दिया, इतना। देख लो पहले हाइट ज्यादा थी बहुत, यानी वेपर प्रेशर था उसका रूम टेम्परेचर में, जब प्योर फॉर्म में जैसे सोल्यूट आया वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज। अब वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो अब मैं क्या करता हूँ, ये सॉल्यूशन का है, यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन, और ये क्या है आपका ऊपर वाला सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर ज्यादा था, जल्दी से हीट किया, फटाफट वेपर्स बने और मैच हो गया। जैसे सोल्यूट ऐड कर दिया सॉल्वेंट में, क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो सोल्यूट ऐड करते हुए ध्यान रखना, सोल्यूट क्या करता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज करता है। जैसे ऐड किया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब मुझे इसको हीट करना है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे इसके वेपर्स बनेंगे, धीरे 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 वेपर्स बनेंगे, और एक ऐसा वक्त आएगा ये जहां पे कुछ वक्त के बाद ये जाके इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। मैच हो गया। अब लाइन ड्रॉ कर लो, तो देखो मैंने ये लाइन यहां से ड्रॉ की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से टेम्परेचर का मैंने संबंध देखा, तो यहां से मैं लाइन ड्रॉ की, तो देखो ये सपोज करो 100, तो ये सपोज करो 200 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सॉल्वेंट जब अकेला था तो कितने पे बॉइल हो रहा था, 100 डिग्री पे। जैसे उसमें मैंने सॉल्वेंट में क्या डाल दिया, सोल्यूट, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या हो गया, राइज हो गया, है ना। देखो क्लियर दिख रहा है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से क्या हो गया, ज्यादा। तो मैंने इसको T नॉट भी यहाँ पे लिखा है, मैंने T नॉट भी इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मैं लिख देता हूँ TS इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कितने से बड़ा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपका सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट की कितने से बड़ा है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, TS माइनस TB, T नॉट भी। तो मैं इसको इस डिफरेंस को मैं बोल देता हूँ डेल्टा TB। डेल्टा TB का मतलब इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट। सपोज करो ये बॉइल हो रहा था 100 डिग्री पे, ये बॉइल हो रहा है 200 डिग्री पे, ये अकेला था सॉल्वेंट तब, ये सोल्यूट के प्रेजेंट में, तो सोल्यूट के कितने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया, माइनस कर दो, 200 माइनस 100 कितने से बढ़ गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखना, सोल्यूट पहले वेपर प्रेशर कम कर देता है। तो गाइस ध्यान रखना, जिसका वेपर प्रेशर जितना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा, जिसका सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। मैं आपको एक पानी देता हूँ एक गिलास में, और एक गिलास में आपको पेट्रोल देता हूँ। सबसे पहले कौन बॉइल होगा, पेट्रोल की पानी, पेट्रोल, बिकॉज ये फास्टली इवोपरेट होता है, इसके ज्यादा वेपर्स बनते हैं। तो इसके ज्यादा वेपर्स बनते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम, ये 50 डिग्री पे बॉइल हो जाएगा। और ये आपका पानी की वेपर्स कम निकलते वेपर्स, तो ये 100 डिग्री पे बॉइल होता है। तो कीप इन माइंड। तो सिमिलरली जब सॉल्वेंट अकेला रहेगा तो वेपर ज्यादा बनेंगे, जल्दी बॉइल होगा। सोल्यूट के प्रेजेंट में वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम, वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितने से बढ़ गया, निकाल लेना डिफरेंस, ठीक है ना। और इस डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा TB। डेल्टा TB यानी इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट। 200 में से 100 माइनस करो, कितना बचा, 100 से इंक्रीज हो गया, तो ये डेल्टा TB का मतलब 100 डिग्री से बढ़ गया। कॉपी कर लेंगे ग्राफ। तो गाइस हियर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस एज वेल एज टेम्परेचर। इसमें फर्स्ट वाला सॉल्वेंट है, ऑलवेज हायर, सेकंड वाला सॉल्यूशन रहेगा। तो जितना सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में होता है, वेपर ज्यादा बनता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको जल्दी मिल जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या मिलेगा, हाई। कितने से बढ़ गया, देख लो, मैंने डिफरेंस निकाल दिया, ये वाला कॉपी कर लेना, दैट इज डेल्टा TB। तो ये इस टाइप से हमारा ये डेल्टा TB ऑलवेज आपको बताएगा कि कितने से इंक्रीज हुआ। डेल्टा T नॉट भी सपोज करो 100 डिग्री था, सॉल्यूशन के फॉर्म में 150, कितने से इंक्रीज हो गया, 150 माइनस 100, 50 डिग्री से क्या हो गया, इंक्रीज। तो दिस 50 डिग्री से इंक्रीज हुआ, इस बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज, आपका क्या रहेगा, ये 100% डेल्टा TB, ठीक है ना। आपको स्टेप्स ध्यान रखना। अब गाइस मुझे बताइए ये क्यों हुआ इंक्रीज, वाई इंक्रीज है। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, ये किसके कारण इंक्रीज हुआ, सोल्यूट के कारण। ये 50 डिग्री इंक्रीज हुआ है, किसके कारण इंक्रीज हुआ, सोल्यूट के कारण। इसका मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये किसके कारण इंक्रीज हुआ है, किसी कारण इंक्रीज हुआ, सोल्यूट के कारण। तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट। कंटिन्यू करेंगे, आफ्टर राइटिंग दिस यू हैव टू राइट समथिंग, बिकॉज वो हमें इंपॉर्टेंट है फार्मूला बनाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट, ये किसके कारण इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के कारण, है ना। आपको पता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, रिवाइज कर लेना।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कारण है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण मिला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कारण। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जब भी अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है इन सॉल्वेंट में, तो क्या बनता है? सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, यानी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। इसका मतलब सॉल्यूट का कुछ कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में, जिसके कारण आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह तुम समटाइम ये भी यूज कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखा जाता है? इस टाइप से, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, जिसके कारण आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? सॉल्वेंट का इंक्रीज हो गया। तो पूरा सॉल्यूट का रोल है। अब मुझे बताइए, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो सॉल्यूट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका ना वो ना मेल्ट हुआ, ना उसके बॉन्ड टूटे, ना वो इवोपरेट हुआ, एज इट इज था वो ऐसे। सारा खेल किसका हो गया? सॉल्वेंट का हो गया। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया उसके प्रेजेंस के कारण। तो बाय यूजिंग टेम्परेचर का इफेक्ट कुछ भी नहीं है, यानी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट निकालने के कुछ हम टर्म्स यूज कर रहे थे, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, तो हमें इसमें एक ऐसा टर्मोलॉजी यूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर कोई टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप क्या करोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, बट सॉल्वेंट पे है, और इसने क्या कर दिया? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऐसा चूज करना पड़ेगा जिसके ऊपर कोई टेम्परेचर इफेक्ट नहीं है। तो आप ये वाला टर्म स्किप करके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। तो मोलारिटी एक आपका ऐसा टर्मोलॉजी है जिसमें हम नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट में वो निकालते हैं, बट मोलारिटी के ऊपर कभी भी टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है टेम्परेचर का, सिर्फ सॉल्वेंट पे हो रहा है। तो हम ये यूज करते हैं। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण इंक्रीज हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कारण इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर टेम्परेचर का कोई रोल है नहीं, कुछ उसको इफेक्ट नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है? सॉल्वेंट में, यानी सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूट प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम डेल्टा टी इज डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऐसा लिखेंगे जिसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसके लिए हमें मैथमेटिकली एक टर्मोलॉजी दिया है, दैट इज कॉल्ड एज मोलारिटी। ये साइंटिस्ट ने दिया है इसलिए हम ले रहे हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला इसलिए ले रहे हैं, हम खुद का कुछ नहीं ले रहे। देयरफॉर डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा? केवी, और ये मोलारिटी का सिंबल क्या रहता है? स्मॉल एन। तो दिस इज अवर फार्मूला, इसका यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आप कॉपी कर लोगे अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, या आप लिखते जाओगे, कॉपी करो इसे। डेल्टा टी इज इक्वल टू केवी इनटू एम, दिस इज अवर न्यू फार्मूला। एम का मतलब होता है कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट में, और उसने आके क्या कर दिया? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया, पर खुद के ऊपर टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं होने दिया, इसलिए हम इसको एम से डिनोट करते हैं। एम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर रिस्पांसिबल टू इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू केवी इनटू एम। व्हाट इज के? के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अरे बॉइलिंग पॉइंट का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो समटाइम्स इसको केवी को लिखा जाता है मोलर। मोलर का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट था जिसके कारण इंक्रीज हो गया बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कारण एलिवेट हो गया क्या? टेम्परेचर, तो ये इसी का कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एज वेल एज इसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एज वेल इसको कहा जाता है और एक केबी का और एक दूसरा नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और इसको ध्यान रखना इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो बेटा ये ग्रीक लेटर वाला है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये आपको लर्न करना है, ठीक है ना। और एन का मतलब क्या होता है? मोलरिटी। एन का मतलब होता है मोलरिटी, ठीक है ना। तो सपोज करो अगर किसी ने बोला कि डिफाइन केवी, केवी निकाल के दिखाओ, तो आप केवी कैसे निकालोगे? केवी इज इक्वल टू डेल्टा टीवी अपॉन एम। सपोज करो एम इज इक्वल टू 1 है, तो आपको केवी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? डेल्टा टीवी। तो आप क्या कर सकते हो, जब मोलरिटी 1 रहेगी तो केवी इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे? हम लिख लेंगे। तो पहले इतना कॉपी कर लो ऑफिस से, आप एक काम करेंगे इतना कॉपी कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे केवी की। We have here written this formula। अब हमें क्या निकालना है? केवी। केवी का एक नाम है that is called इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम से आपको लर्न करना है इबुलियोस्कोपिक। इबुलियो का मतलब होता है इंक्रीज हुआ टेम्परेचर, इंक्रीज हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट, तो केवी। तो आप किसी ने डिफाइन केवी, तो आप केवी कब निकाल सकते हो? जब मोलरिटी कितनी रहेगी? 1। तो अगर मैं एम की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी, यानी केवी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हुआ टेम्परेचर।
इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज केवी, है ना, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो जब कब लोगे आप मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय m इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द फार्मूला? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इनटू मोलैलिटी को मैंने डिनोट कर दिया m। तो जब मोलैलिटी 1 हो जाती है 1 हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा? डायरेक्ट डेल्टा टीवी इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा? केवी। तो केवी का मतलब क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, व्हेन मोलैलिटी इज 1। ये इसको और करके लिखा जाता है, मोलैलिटी 1 का मतलब क्या होता है? जब अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, मैंने टेक्स्ट बुक से एक लाइन लिया है, तो आपके टेक्स्ट बुक में लाइन दिया है कि मोलैलिटी 1 का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी 1 का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। किसी लोग व्हाट इज मोलैलिटी? तो ध्यान रखना, मोलैलिटी 1 का मतलब क्या होता है? 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट रहेगा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो जब 1 मोल ऑफ सोल्यूट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है तो आपकी मोलैलिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। 1 मोल ऑफ सोल्यूट जब 1000 ग्राम में प्रेजेंट होता है तो आपकी मोलैलिटी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। तो मोलैलिटी की वैल्यू 1 पुट कर दो, डेल्टा टी इज इक्वल क्या मिलेगा? K। तो आप इसको कॉपी करेंगे, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, कॉपी करेंगे। तो गाइस हियर इज डेफिनेशन, Kb इज डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर आप देख लो, यहां मैं पूरी डेफिनेशन कर देता हूं कि द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 मोल ऑफ सोल्यूट जब आप डिसॉल्व करोगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 1। मोलैलिटी 1 का मतलब क्या होता है? 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट रहे या डिसॉल्व रहे, एक ही बात है। तो 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब मोलैलिटी कितनी होगी? 1। तो यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दो 1, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल क्या हो जाएगा? केवी। डेल्टा टीवी इज इक्वल क्या हो जाएगा? केवी। व्हाट इज डेल्टा टीवी? इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो मिलेगी वैल्यू, वही किसकी वैल्यू रहेगी? डेल्टा टीवी की, केवी की। डेल्टा टीवी की जो वैल्यू रहेगी वही किसकी रहेगी? केवी की। कब? जब मोलैलिटी कितनी रहेगी? 1। तो उन्होंने वही लिखा है कि केवी इज डिफाइंड एज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड। आपको मिलेगा कब? जब आपकी मोलैलिटी कितनी रहेगी? 1। एक क्लियर डेफिनेशन कर लेना या और करके, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोड्यूस्ड व्हेन मोलैलिटी इज 1, इस टाइप से लिख लेना। किसी ने बोला केवी का ऐसा यूनिट निकालो, तो केवी का अगर ऐसा यूनिट निकालना है तो फार्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम, ठीक है ना। एम का मतलब होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी का मैं ऐसा यूनिट बता देता हूं, इसको लिखा जाता है मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी, और इसको कहा जाता है मोलर। लर्न कर लेना, ऐसा यूनिट हमें बोर्ड में आएगा 1 मार्क के लिए। डिफाइन एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, राइट इज एसआई यूनिट, तो आपको लिखना है। और ध्यान रखना डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी यानी ये बॉइलिंग पॉइंट है, इंक्रीज हुआ तो किसमें निकालते हैं? एक तो डिग्री सेल्सियस में, नहीं तो और करके केल्विन, तो केल्विन स्टैंडर्ड उसमें यूज करेंगे। तो चलो केवी की असाइनमेंट निकालो, केवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टीवी अपॉन एम। डेल्टा टीवी का असाइनमेंट केल्विन, ठीक है, और उसका क्या है? मोल्स पर केजी। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? केल्विन पर मोल केजी, इस टाइप से लिख सकते हो। केल्विन पर मोल केजी, इस टाइप से लिख सकते हो। दैट इज वेरी सिंपल। तो किसी ने बोला केवी का ऐसा यूनिट, यू हैव टू राइट दिस। तो राइट डाउन दिस डेफिनेशन, कॉपी ऐसा यूनिट ले लो इतना।